नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर पैडागॉजी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ही आता है। और जो भी क्वेश्चन है, जब भी अभी आपका जो आरआरबी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ या फिर जो स्टेट होते हैं, सीटेट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको मैं थोड़ा तोड़ करके चल रहा हूँ जिससे कि समझने में आसानी भी हो और हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आपका है वो क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड इन 1956 बाय बेंजामिन ब्लूम एंड हिज कॉलीग्स। It is a classification of educational learning objective into level of complexity and specificity. It helps teacher to design learning outcome, teaching strategies and assessment tool. So Bloom's taxonomy जो है वो 1956 ईस्वी में बेंजामिन ब्लूम और उनके साथियों ने मिल करके इसको डेवलप किया था। और यह शिक्षा का जो उद्देश्य है सरल से जटिल स्तर में उसको वर्गीकृत कर देता है। और यह इससे क्या होता है कि शिक्षक जो भी होते हैं उनको पाठ योजना बनाने में और उनको अपना टीचिंग स्ट्रेटजी प्लान करने में और किस प्रकार से वो बच्चों का मूल्यांकन कर पाएंगे, इसमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन है, ठीक है। तो 3 डोमेन आपका होता है ना, वो है कॉग्निटिव, नॉलेज बेस्ड होता है ये, जैसे कि इसमें मेंटल स्किल्स आता है, थिंकिंग, है ना। तो इसमें आपका सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग ये दोनों इसमें आ जाता है। तो मेंटल स्किल के बारे में कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज बेस्ड। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशन बेस्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है? इमोशन बेस्ड होता है। इसमें क्या आता है? एटीट्यूड आता है आपका, इसमें क्या होता है? फीलिंग्स आता है, वैल्यूज़ आता है। तो ये इसमें आ जाता है अफेक्टिव डोमेन में। तीसरा होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है? स्किल बेस्ड होता है, जहाँ पर आपका पूरा फिजिकल जो वर्क होता है, जहाँ पर बॉडी आपका जहाँ पार्टिसिपेट करे, वो कहलाता है स्किल बेस्ड। तो इसमें क्या होता है? फिजिकल स्किल एक्शन, जो हम लोग अपनी बॉडी के थ्रू, हाथ पैर और पूरे चेहरे, ये सब चीज़ों के थ्रू लेते हैं, वो आपका आता है साइकोमोटर में। तो 3 डोमेन हो गया। पहला डोमेन हो गया कॉग्निटिव, जो कि आपका किस चीज़ के लिए है? नॉलेज बेस्ड, यानी कि मेंटल है। दूसरा होता है अफेक्टिव, जो कि आपका इमोशनल है। और तीसरा होता है साइकोमोटर, जो कि आपका स्किल पर है। अब अगर हम लोग बात करें तीनों के बारे में, तो देखिए कॉग्निटिव से बहुत क्वेश्चन आता है, सीटेट में भी आता है, स्टेट में भी आता है, सब तरह का। पैडागॉजी में भी सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो क्या होता है? उसमें 6 ब्लूम्स जो है इसमें 6 लेवल इसमें डाला था, ठीक है। बाद में थोड़ा सा ये रिवाइज भी होते रहा है, क्या क्या हुआ हम लोग आगे इसमें देखेंगे हम लोग। अब इसका ओरिजिनल जो ऑर्डर था 1956 में, मेरे चैनल पर जो कोई स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूछा भी था और मैंने उसका पूरा विस्तार से मैंने जवाब भी दिया था। तो मुझे लगा कि इस पर एक स्पेशल करवा देना चाहिए, तो उसी का ये परिणाम है ये। तो ओरिजिनल जो ऑर्डर था 1956 में जो बना था, उसमें था जो पहला जो इनिशियल होता है, प्रारंभिक, वो होता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। तो ये 6 डोमेन बनाया गया था, 1956 में था। तो नॉलेज जो होता है वो सबसे पहला होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है, और उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और तब लास्ट में इसका क्या था? इवैल्यूएशन होता है। लेकिन 2001 में जब इसको रिवाइज़ किया गया, ठीक है, और रिवाइज़ किसने किया? एंडरसन और क्रैथफोर्ड जो थे, इन्होंने उसको रिवाइज़ किया और बताया कि अब इसमें क्या था? रिमेंबरिंग आ रहा। अभी को इन्होंने क्या किया? रखा तो 6 ही, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या किया? रिमेंबरिंग, स्मरण करना, याद करना, ठीक है, रिकॉल करना, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना, याद करना, और उसके आधार पर आप आगे की ओर सोचना। तो इसमें क्या हो गया आपके पास कि रिकॉल कर रहे हैं किसी को, फैक्ट्स को जो हम लोग जानते हैं, टर्म्स है, डेफिनेशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बताओ। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे, रिमेंबर, कि भाई वो प्रोसेस क्या था। तो ये रिमेंबरिंग होता है, इसको हम लोग याद करके रखते हैं, जो भी तथ्य है। दूसरा आता है, इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग। तो पहले हो गया याद कर, अब होता है अंडरस्टैंडिंग।
अब हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, किस चीज़ को, जो आपके पास है उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग्स, आपके पास जो आइडिया है वो उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि उसका परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में कि हम उसको क्या समझें, ठीक है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग। अब फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ढंग से उसको व्याख्या करेगा, लेकिन उसका जो मेन सार होता है, जो मेन सोल है उसका, वो तो एक ही रहेगा, लेकिन अपनी अपनी भाषा में उसको अपने ढंग से उसको व्यक्त करेगा। तो ये क्या होता है, समझ होता है, ठीक है। कोई विचार है आपका, है ना, किसी सिद्धांत को आपने किस प्रकार से समझा है, आप उसको उस तरह से अपने व्यक्त करते हैं अपनी भाषा में, ये कहलाता है समझ। अब तीसरा आता है अप्लाई। अप्लाई क्या होता है, प्रयोग करना, है ना। अप्लाई, आप जो सीखें, आप जो समझें, उसको आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, ठीक है। अब यूज फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन प्लांट ग्रोथ। आपने क्या समझा था, आपने समझा था फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस आपने जो समझा, अब आप उस क्या कर रहे हैं, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं प्लांट की वृद्धि के साथ, है ना, पौधे की वृद्धि के साथ में फोटोसिंथेसिस का क्या काम होता है, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन एरिया आ गया। तो आप जो सीखे थे, आपका जो जाना हुआ ज्ञान था, उसको आप क्या कर रहे हैं, नए परिदृश्य में आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथा आता है एनालाइजिंग या एनालिसिस। अब एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। किस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, कि आपने जो अप्लाई किया, शुरू से अगर इसको देखते हैं हम लोग, कि आपने जो समझा, है ना, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, पौधे पर, और पौधे पर अप्लाई करने के बाद अब आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आपको नया नया चीज़ क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एनालाइज में क्या था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को तोड़ रहे हैं, आपको जो भी सूचना मिल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं ना, प्लांट के ग्रोथ के साथ में फोटोसिंथेसिस का जो संयोग है या जो उसका वर्क है, उसको आप विश्लेषित करें कैसे, अब उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हर एक पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, और उसका हर चीज़ को निकाल भी रहे हैं कंपेरिजन के बाद में। अब क्या हो रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट, अलग अलग कर रहे हैं, क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है ना। तो पौधों में फोटोसिंथेसिस और श्वसन दोनों का आप क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो विश्लेषण करते हैं क्या, अलग अलग जानकारी को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके उसका विश्लेषण करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या करता है, मेक जजमेंट, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। अब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, विश्लेषण कर लिए, मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेक जजमेंट, गिव ओपिनियन, जस्टिफाई डिसीजन। अब आप अपना जजमेंट वहाँ पर बना रहे हैं, अपना विचार बना रहे हैं, और उससे क्या करेंगे, आप डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन को आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। जज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब आपका मूल्यांकन क्या हो रहा है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस क्या है, धरती पर जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, क्या, फोटोसिंथेसिस। ये क्या हो गया, आपका मूल्यांकन हो गया, ठीक है। तो जब आप मूल्यांकन कर लिए, तब क्या हो रहा है, एक नए इन्फॉर्मेशन का सृजन हो रहा है, ठीक है, एक नया क्रिएशन हो रहा है, किस चीज़ का, पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म समथिंग न्यू। आपने जो कुछ भी एनालिसिस किया और जो निकाले हैं आप निचोड़, उसका जब आप इवेल्युएशन किए, उसका क्या कहते हैं, एक नई चीज़ का सृजन होता है। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू शो फोटोसिंथेसिस। अब जब सब कुछ कर लिए तो आप क्या बोलते हैं कि आप नए विचार बनाइए, फोटोसिंथेसिस पर आप एक प्रयोग कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये क्या हो गया, नई चीज़ का एक सृजन हुआ है, ठीक है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या कहता है आधुनिक, वो कहता है कि आपके पास 6 डोमेन है, ठीक है। जो ऑर्डर चल रहा है आपका वो क्या है, पर सबसे पहला क्या होगा, इसका जो निम्नतम स्तर पर होगा वो होगा रिमेम्बरिंग, और जो सबसे उच्चतम स्तर पर होगा वो होगा क्रिएशन। तो जो पुरानी जो व्यवस्था थी 1956 वाला, उसमें क्या था, जो सबसे प्रारंभिक अवस्था था नॉलेज, ज्ञान, और सबसे अंतिम अवस्था था इवैल्यूएशन।
तो थोड़ा सा यहाँ पर और इसको समझिए कि जब आप इवेल्यूएशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जजमेंट पर तो आते हैं आप, ठीक है। आप सिंपल से एग्जाम है, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पुराने नॉलेज को यूज़ करते हैं जो आपने पढ़ा था 1 to 10 क्लास में, जो भी पढ़ा आपने, और 12 क्लास तक जो कुछ भी आपने पढ़ा उस नॉलेज को आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। समझते हैं उसको, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो मूल्यांकन क्या कर रहे हैं आप उसको याद किए, आप उसको समझें, और आप क्या कर रहे हैं, कहाँ उसको अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने कंपटीशन वाले चैप्टर, अपने कंपटीशन वाले जो आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में, उस पर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को। उसका अब आप जो आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि सही कितना किए, गलत कितना किए, ठीक है। तो जो ये क्या कहता है, ये कहलाता है इवैल्यूएशन, कितना सही था, कितना गलत था। तो अब आप इवैल्यूएशन पर तो रुकते नहीं, इवैल्यूएशन अगर लास्ट होता तो आप वहीं पर रुकते नहीं। अब इवैल्यूएशन के बाद क्या करते हैं आप उसको समझते हैं कि क्या गलत था, क्या सही था, कहाँ गलत हुआ, क्या नहीं करना चाहिए था, और उससे क्या होता है, एक नई इन्फॉर्मेशन का सृजन होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, अगली बार से इसको नहीं करना है। तो वही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये 6 आपका जो स्टेप्स है, प्रारंभिक क्या था, रिमेम्बरिंग, और सबसे उच्चतम स्तर क्या है, क्रिएशन, सृजन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हम लोग अफेक्टिव डोमेन, इमोशनल एस्पेक्ट पर। अब इमोशनल एस्पेक्ट जहाँ पर आता है ना, आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड, आपका वैल्यू, है ना, तो उसमें क्या होता है, लेवल है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। आप क्या रिसीव करते हो, ठीक है। अब क्या होता है, आप रिसीव कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको वैल्यू कर रहे हैं, उसको आप अरेंज कर रहे हैं, उसको आप कैरेक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पर डील करता है, ये इंटरेस्ट, एटीट्यूड और वैल्यू पर। तो अब क्या होता है कि विद्यार्थी का क्या रुचि है, उसका क्या दृष्टिकोण है उस पर, उसका क्या समझ में आ रहा है उसको, ये सारी चीज़ें इस पर आती हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो अफेक्टिव डोमेन है ना, वो उसमें क्या होता है, रिसीविंग होता है, रिस्पॉन्डिंग होता है, वैल्यूइंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और कैरेक्टराइजिंग होता है। हम किसी से क्या, किसी का वैल्यू क्या करते हैं, अगर कोई बहुत ईमानदार है, आज मोदी जी बोलते हैं एकदम ऐसा बोलते हैं ना, एकदम क्या कहते हैं, घुस जाते हैं, एकदम दिल में घुस जाते हैं। अब हम लोग क्या करें, उसको रिसीव कर रहे हैं, उनकी बातों को रिसीव करते हैं। हम लोग रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, वो हमारा वैल्यू बन जाता है, हमारा भी वैल्यू बन जाता है, और उस वैल्यू को हम अपने ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लिए, और वो क्या होता है, आगे चल करके मेरा कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। हम उस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं तो कैरेक्टर बन जाता है। तो ये कहलाता है अफेक्टिव डोमेन, इमोशनल एस्पेक्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर आता है पूरा स्किल एस्पेक्ट होता है, शारीरिक क्रिया, यहाँ पर आपका सारा हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ आपका पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल स्किल, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस, शारीरिक। तो इसमें होता है सिम्पसन्स का जो वर्जन था, उस सिम्पसन्स का जो वर्जन है ना, उसमें क्या है, परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन से क्या होता है, सेट, है ना, उसका गाइडेड रिस्पॉन्स, उसका मैकेनिज्म, उसका कॉम्प्लेक्स और ओवर्ट रिस्पॉन्स, है ना, उसका होता है एडाप्टेशन, है ना, एडाप्टेशन जिसको बोलते हैं। एडाप्टेशन मीन्स ले लेना किसी का, और ऑर्गेनाइजेशन। तो साइकोमोटर डोमेन में जो आपका लेवल है वो परसेप्शन से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन तक चलता है। तो बस इतने ही तक आप इसको याद कीजिएगा, एक पूरा ये बना लीजिएगा कि जो सिम्पसन्स का जो वर्जन है साइकोमोटर को लेकर, वो उसका सबसे पहले क्या होता है, परसेप्शन है, और सबसे अंतिम में क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, कि हेल्प्स टीचर्स डिज़ाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूरा क्लियर है मेरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिलेबस सही पर समय पर ख़त्म हो जाना, और सिलेबस सही ढंग से डिलीवर हो जाना बच्चों को, ठीक है। तो वो हम अच्छी तरह से अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या, क्लास का टाइम टेबल और लेसन प्लान। दूसरा होता है गाइड टीचर्स मेथड, आप किस प्रकार से टीच करेंगे बच्चों को, आपको प्लान कर, स्ट्रेटजी बनाने में आपको आसानी होता है, ठीक है। आप वहाँ पर अपना क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप अपना यूज़ कर सकते हैं। टीचर क्या होता है, एक्टर होता है।
इम्प्रूव स्टूडेंट असेसमेंट, आप असेसमेंट कैसे करेंगे, लर्निंग आउटकम आपका कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा, ये भी आप काम करते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों के हर चीज़ को समझने में, आपको पढ़ाने में और आपके लिए प्लान बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डोमेन्स का, एक कॉग्निटिव डोमेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक पूरा चार्ट बना दिया कि रिमेम्बरिंग में क्या होता है, डिफाइन करना, लिस्ट, रिकॉल, नेम, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताओ, एक क्वेश्चन आता है रिमेम्बरिंग पर आधारित है ये, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, समझना, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, समराइज। अब इसमें क्या होता है, बताओ कि शब्दों में समझाओ, अपने शब्दों में इसको डिस्क्राइब करो। अप्लाई क्या होता है, यूज़ करना, यूज़ सॉल्व करो, डेमोन्स्ट्रेट करो, इम्प्लीमेंट करो। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करके पौधे की वृद्धि को समझाइए, ये क्या हो गया, अप्लाई हो गया। एनालाइजिंग क्या हो गया, कंपेयर करना, है ना, कॉन्ट्रास्ट, डिफ्रेंशिएट, कैटेगराइज। तो हम लोग इसमें क्या पूछते हैं बच्चों से कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो ये हो गया अप्लाई। और नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करना, जज करना, जस्टिफाई करना, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पूछते हैं बच्चों से कि पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताओ, ये क्या हो गया, इवेल्युएशन हो गया, है ना, जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और लास्ट क्या हो गया, क्रिएटिंग, ठीक है। क्रिएटिंग में क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण को दिखाने हेतु प्रयोग की योजना बनाओ, तो ये क्या हो गया, सृजन हो गया, यानी आपने जो सीखा था उस पर आ गया ये सृजन का काम। तो इस प्रकार से आपका ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था। ये हमारा अलग अलग चैनल है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो टेलीग्राम पर भी आ गया हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर टेलीग्राम पर अपना PDF वगैरह डालिएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी है, PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेडिट भी है, पेनिट्रेट भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, सब कुछ है। तो आपको जहाँ से सुविधा लगे आप कनेक्ट हो जाइएगा, आपको बस सीखना है और आगे बढ़ना है। मेरा नाम हो गया गणेश आरण्य और मैं एक BPSC टीचर हूँ और 27 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने का, और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ ताकि जो मेरे पास है वो आप तक पहुँच पाए। बस इसी तरह से बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सबा खैर।